प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु पर। और मैं हूं जकी सर और आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का बायोलॉजी जो प्रथम अध्याय है जैव परिक्रम, उसका पहला लेसन पोषण का वीडियो चल रहा है लगातार। और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और हमने बताया था पोषण क्या होता है, पोषण का प्रकार बताए थे, स्वपोषण बताए थे, प्रपोषण बताए थे। स्वपोषण किस चीज़ में होता है, प्रपोषण क्या होता है, और प्रकाश संश्लेषण भी बताए थे। यदि ये सब आप नहीं देखे तो पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण बताए थे और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या सब होता है वो आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, मैंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या सब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री 4 प्रकार का होते हैं। 4 प्रकार का पहला होता है क्लोरोफिल, इसको आप नोट कर लेंगे। क्लोरोफिल, इसको पर्णहरित बोलते हैं, जो पत्तियों में मौजूद रहता है, पत्तियों में मौजूद रहता है। दूसरा होता है सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से मिलता है, सूर्य से मिलता है। तीसरा होता है जल, मट्टी से मिलता है। जल कहाँ से मिलता है, मट्टी से मिलता है। चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो वायुमंडल से मिलता है। तो आपने देखा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक मुख्य रूप से 4 प्रकार की सामग्री होती है। तो ये 4 प्रकार की सामग्री होती है। सॉरी, यहाँ पर मिट्टी से मिलता है। और ये 4 प्रकार की सामग्री होता है। पहला होता है क्लोरोफिल पर्णहरित जो पत्तियों में मौजूद रहता है। दूसरा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से मिलता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है जल जो मट्टी से आता है। और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी वो वातावरण से मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या सब होता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण क्या बताया था। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो क्या सब का जरूरत पड़ता है, जरूरत पड़ता है जल का। क्या चीज का जरूरत पड़ता है, जल का जरूरत पड़ता है। और जरूरत पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और किसका जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और जरूरत पड़ता है क्लोरोफिल का। किसका पड़ता है, क्लोरोफिल का। यहाँ पर हम प्लस में क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई सूत्र नहीं होता है, इसीलिए इसको समीकरण पर दर्शा रहे हैं। और जरूरत पड़ता है सूर्य प्रकाश का। किसका जरूरत पड़ता है, सूर्य प्रकाश का। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये सब जब मिलता है तो उत्पाद भोजन के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इसका नाम ग्लूकोज होता है। और क्या बनता है, और बनता है जल। और क्या बनता है, जल। और बनता है ऑक्सीजन। तो आपने देखा जब जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश मिल गया तो बना ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसको करेंगे संतुलित। संतुलित करने के लिए कुछ भी नहीं करना, उत्पाद के रूप में जो है ग्लूकोज को छोड़ के बाकी सब में 6 लगा देना। ये तो हो गया संतुलित का नियम। और इधर
जल में लगाना 12, कार्बन डाइऑक्साइड में 6। और अपने तरीका से आप केमिस्ट्री में सीखेंगे संतुलित करने के लिए, वो आप सीख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर संतुलित करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 12 12 24 हाइड्रोजन हो गया। 12 ऑक्सीजन हो गया, 6 दूना 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और 6 दूना 12 ऑक्सीजन, तो 12 12 24 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर आपको कार्बन 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन, तो आपका ये संतुलित हो गया। इसका नाम क्या दे? इसका नाम है जल, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश मिला तो बना ग्लूकोज, और बना जल, और बना ऑक्सीजन। ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण हुआ। और प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक सामग्री तो आप देख ही चुके हैं। तो अब इनके बाद हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि देखते हैं। तो चलते हैं आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? जी हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है उन समय में निम्नलिखित प्रकार की घटना घटती है। अच्छा, निम्नलिखित, सर जी आप तो लिखे नहीं है। जी हाँ, लिख देते हैं ना। तो घटना घटती है निम्नलिखित प्रकार की, हम यहाँ लिख देंगे। यदि आपको पूछे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को लिखें, तो आप लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय निम्नलिखित घटना घटती है। अच्छा, क्या सब घटना घटती है? जी, पहला घटना हम लिखेंगे, क्या होता है? पहला होता है पत्तियों में पाए जाने वाली, पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है पर्णहरित, पत्तियों में पाए जाने वाली पर्णहरित, पत्तियों में पाए जाने वाला पर्णहरित, जिसको हरित लवक बोलते हैं, वो क्या करता है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। पत्तियों में पाए जाने वाली पर्णहरित क्या करता है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या करता है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो पर्णहरित क्या करता है? सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है, अपने तरफ लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो भोजन बनाएगा। सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या करता है? पर्णहरित अवशोषित करता है। यदि आपको पूछ दिया जाए सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कौन करता है, तो पर्णहरित करता है। उत्तर क्या आएगा? पर्णहरित करता है। दूसरा घटना क्या करता है? विकिरण ऊर्जा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विकिरण ऊर्जा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो विकिरण ऊर्जा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। और भी घटना घटता है। तथा जल में होता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो जल के अणु टूटता है। जल के अणु टूटता है। किस में टूटता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल का अणु टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो क्या होता है? पत्तियों में पाए जाने वाली पर्णहरित सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा क्या होता है? विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इंटरचेंज होता है। और क्या होता है? जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है वो दो भागों में टूटता है। हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? अलग होता है। हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? अलग होता है। और क्या होता है दोस्तों? तो और होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो मिल करके ग्लूकोज बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। तो क्या सब घटना घटा? पहला घटना घटा, सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को अवशोषित किया। कौन क्या अवशोषित? पर्णहरित क्या अवशोषित। उसके बाद विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। और क्या हुआ? जल का अणु
अलग अलग हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूट गया और क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके क्या बनाया, ग्लूकोज का निर्माण किया। ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो अब हम समझेंगे क्लोरोफिल यानी रंजक क्या होता है, क्लोरोफिल नामक रंजक क्या होता है। जी, रंजक के बारे में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं रंजक पर। तो ये है रंजक। ये क्या है, रंजक। रंजक क्या होता है, रंजक वे अणु होते हैं जो सूर्य के दृश्य प्रकाश की यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश जो हमको देखने के में सहानुभूति करता है, सूर्य के दृश्य प्रकाश की एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाली रश्मियों का अवशोषण करते हैं। यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है उनमें से विशेष रंग को अवशोषित करता है और कुछ रंग को परावर्तित कर देता है, वही अणु होता है रंजक। पत्तियों में विद्यमान वर्णक यानी वर्णक, पत्तियों में विद्यमान क्या होता है, क्लोरोफिल, अधिकांशतः नीले एवं लाल क्षेत्र को ही प्रकाश को अवशोषित करते हैं। नीले एवं लाल क्षेत्र का जो प्रकाश होता है उनको अवशोषित कर लेता है और क्या होता है, वे हरे रंग का जो प्रकाश होता है उनको परावर्तित कर देता है, उनको नहीं रखता है अपने पास, उनको परावर्तित करता है और अपना सबके आंख के पास पहुंचता है तो लगता है पेड़ पौधा हरे दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधा हरा क्यों नजर आता है, क्योंकि हरे रंग का प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अगर उसका अवशोषण होता तो हरा नहीं दिखाई देता। हरे रंग के रंजक का क्या होता है, परावर्तन हो जाता है और एवं लाल एवं नीले रंग का जो क्षेत्र होता है उनको अवशोषित कर लेता है पर्णहरित। जिसका परावर्तन हो जाता है उसी कलर का हमको दिखाई देता है। तो हरे कलर का परावर्तन हो जाता है तो हमको दिखाई देता है कैसा, पेड़ पौधा हरा दिखाई देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है पेड़ पौधा हरा क्यों दिखाई देता है। तो अब देखते हैं ये जो पर्णहरित होता है ये किस किस प्रकार का होता है। तो पर्णहरित का 4 प्रमुख घटक होता है। तो 4 प्रमुख घटक आप पूछोगे सर कौन सा, तो पहला होता है पर्णहरित ए। पर्णहरित ए, पर्णहरित क्या होता है, ए, जिसका रंग होता है नीला एवं हरा। जिसका रंग क्या होता है, नीला एवं हरा। पर्णहरित ए का रंग नीला एवं हरा। दूसरा होता है पर्णहरित बी। पर्णहरित बी, इसका रंग होता है पीला एवं हरा। तीसरा होता है पर्णहरित जिसको जैंथोफिल भी बोलते हैं। पर्णहरित जैंथोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैंथोफिल। पर्णहरित जैंथोफिल बोलते हैं। इसका रंग होता है पीला। क्या होता है, पीला। तो यहाँ पर चलते हैं और क्या होता है, चौथा होता है केरोटीन। क्या होता है, केरोटीन। चौथा होता है केरोटीन, जिसका रंग होता है नारंगी। जिसका रंग क्या होता है, नारंगी होता है। तो आपने देखा पर्णहरित कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। पर्णहरित ए नीला हरा, पर्णहरित बी पीला हरा, पर्णहरित जैंथोफिल उसको बोलते हैं या जैंथोफिल कह सकते हैं, इसका रंग होता है पीला। केरोटीन का रंग होता है नारंगी। ये होता है पर्णहरित का प्रकार। तो आप समझ गए रंजक क्या होता है, पर्णहरित क्या होता है। अब समझेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है। तो समझ गए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पेड़ पौधा में। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया विधि क्या है, रंजक क्या होता है। अब समझेंगे, अब क्या समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान। तो चलिए चलते हैं प्रकाश संश्लेषण के स्थान पर। तो चलते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। अच्छा, ये बात नहीं जानते हैं, बिल्कुल पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। लेकिन पत्तियों का आंतरिक संरचना बहुत ही विशाल होता है, जटिल होता है। पत्तियों में होता कहाँ है, तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के मीजोफिल उत्तक में होता है। पत्तियों में कहाँ होता है, पत्तियों में मीजोफिल उत्तक में होता है। उत्तक क्या होता है दोस्तों, उत्तक होता है कोशिकाओं का समूह होता है। यदि बहुत सारा कोशिका एक जगह मिल गया, वो सब मिल के एक ही काम करता है, वह कोशिका का समूह उत्तक कहलाएगा। तो मीजोफिल उत्तक में होता है जो कि खम कोशिकाओं, मेजोफिल उत्तक खम कोशिकाओं से बना होता है। तो मेजोफिल उत्तक के खम कोशिकाओं में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रत्येक खम कोशिकाओं यानी अभी आपको बताए उत्तक बनता है बहुत सारा कोशिकाओं से। तो एक खम्भ कोशिकाओं में लगभग 300 या उससे अधिक हरित लवक यानी पर्णहरित पाया जाता है। प्रत्येक खम्भ कोशिका में 300 या उनसे अधिक पर्णहरित या हरित लवक पाया जाता है, जिसमें
प्रत्येक हरित लवक का व्यास 4 माइक्रोमीटर से लेकर के 6 माइक्रोमीटर तक होता है। तो इसको आप माइक्रोमीटर पढ़ेंगे, म्यू एम या माइक्रोमीटर पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 4 म्यू एम या माइक्रोमीटर पढ़ेंगे। 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर तक होता है। क्या होता है, पर्णहरित का व्यास। पर्णहरित का व्यास होता है कितना, 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर तक। अब ये पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है प्रकाश संश्लेषण, यदि नहीं होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, कोई जीवित नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिले तो जीवित नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिले तो जीवित नहीं रहेंगे। तो ये है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण पौधे के लिए तो आवश्यक है ही। क्यों है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है जो पेड़ पौधा के लिए आवश्यक है। भोजन बनाने के बाद मुक्त करता है, उत्सर्जन करता है। क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है जल का और ऑक्सीजन का, जो संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के लिए आवश्यक है ही, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए भी आवश्यक है। सभी परपोषी जीव के बारे में आपको बताया है। तो परपोषी जीव जो दूसरे पर आश्रित होता है, भोजन के लिए कहाँ आश्रित होता है, पेड़ पौधा पर ही आश्रित होता है। सभी परपोषी जीव पेड़ पौधा पर ही आश्रित होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, जो हमारे जीवन का क्या है, आधार है। हाँ, यदि ऑक्सीजन ना रहे तो जीवित नहीं रहेंगे, जीवित नहीं रहेंगे। तो ये तो हुआ प्रकाश संश्लेषण का महत्व। क्या महत्व है, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा तो जीवित नहीं रहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के क्रम में ऑक्सीजन मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संतुलन भी बनाए रखता है। संतुलन यानी मात्रा अनुखास अनुपात में बनाए रखता है, जितना चाहिए वातावरण में। कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने लगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, जो अभी बढ़ ही रहा है, गर्मी बढ़ ही रहा है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है। तो क्यों हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधा उतना है नहीं जितना उसको चाहिए, जितना चाहिए पेड़ पौधा उतना है नहीं। पेड़ पौधा रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करता, भोजन बनाता, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता, ऑक्सीजन की अधिकता होती, हम लोग स्वस्थ रहते। यदि इसीलिए दोस्तों पेड़ पौधा लगाना आवश्यक है। क्यों है, क्योंकि यदि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होगा, ऑक्सीजन मुक्त नहीं रहेगा तो हम बीमार पड़ेंगे, जी बीमार पड़ेंगे। तो आप यहाँ तक समझ गए इस बात को, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। अब पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक, यानी प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन बुरा असर करता है, प्रकाश संश्लेषण को खराब क्या सब करता है, क्या कारक है, बाह्य कारक, आंतरिक कारक। तो चलते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित करने वाले कारक पर। तो चलते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक पर। क्या कारक है, क्या कारण है प्रकाश संश्लेषण की कमी होती जा रही है। तो कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण को बाहरी कारण एवं आंतरिक कारण दोनों प्रकार से प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाहरी कारक क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। बाहरी कारक दोस्तों, तो तापक्रम यानी ताप बढ़ रहा है, इससे भी ये बाहरी कारक है। इनसे क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रभावित होता है। प्रकाश की तीव्रता। उसके बाद है जल और वायु में CO2 का सांद्रण क्या होता है, सांद्रण मतलब कमी, सांद्रण मतलब पतला, सांद्रण में क्या होता है, पतला, कम होना चाहिए सांद्रण। तो सांद्रण प्रमुख है। तो अब है, ये तो हो गया बाहरी कारक। ताप बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण घटेगा। प्रकाश तीव्र होते जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण घटेगा। जल और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रमुख है, कमी रहना चाहिए। क्या कमी रहना चाहिए। तो देखिए अब ये तो हो रहा है प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख कारण। अब है वायु प्रदूषण। क्या है, वायु प्रदूषण कैसे होता है,
वायु प्रदूषण, हवा गंदा हो रहा है, जैसे वायु प्रदूषण, जैसे क्या होता है धुआं, जैसे धुआं। प्रकाश संश्लेषण का ये बहुत ही खतरनाक दुश्मन होता है, बहुत ही हानि पहुंचाता है। धुआं क्या करता है, बहुत हानि पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। किसको हानि पहुंचाता है, प्रकाश संश्लेषण को। धुआं, कारखाना से निकलने वाली धुआं, चिमनी से निकलने वाली धुआं। तो ये तो हो गया आपका बाह्य कारक। अब होता है आंतरिक कारक। अब क्या होता है, आंतरिक कारक। आंतरिक कारक क्या होता है, पर्णहरित की कमी। क्या होती है, पर्णहरित की कमी, किसी अन्य रसायन की जमाव। तो क्या होता है, पर्णहरित की कमी, ये आंतरिक कारक है। पत्तियों में कोई बाह्य रासायनिक पदार्थ की जमा हो गया, वो अंदर में जमा हुआ, ये आंतरिक कारण है। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार का होता है, बाह्य कारक एवं आंतरिक कारक। बाह्य कारक क्या होता है, तापक्रम, प्रकाश की तीव्रता, जलवायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रण, वायु प्रदूषण जैसे धुआं, चिमनी से निकलने वाली। आंतरिक कारण क्या होता है, पर्णहरित की कमी, पत्तियों में पर्णहरित की कमी। और क्या होता है, किसी अन्य रासायनिक पदार्थ का पत्तियों में जमाव। इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों प्रभावित होता है। तो अब हम पढ़ेंगे पौधा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कैसे करते हैं। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। जी, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पौधा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों फिर से चलते हैं, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कैसे करते हैं, कैसे लाता है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड। कोई उसको हाथ नहीं होता है, कोई मुंह नहीं होता है, कोई नली नहीं लगी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आता कैसे है। तो दोस्तों पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा रंध्रों से होकर लाता है। आप लोग एक बात का याद रखें, अगर बायोलॉजी में कोई भी पदार्थ कहीं से कहीं पहुंच रहा है, कोई एक अंग से दूसरे अंग में जा रहा है, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन मारेंगे विसरण द्वारा। किस चीज के द्वारा, विसरण द्वारा, पूरा बायोलॉजी में। तो पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा रंध्रों से होकर प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जो रंध्र द्वारा वातावरण में चले जाती है। ओ हो, अच्छा जी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो वातावरण में चली जाती है। तो आप कहोगे सर रंध्र क्या होता है, रंध्र, एस्टोमेटा, छिद्र। रंध्र मीन्स छिद्र, एस्टोमेटा, एस्टोमेटा क्या होता है। आपको यदि पूछ दे एस्टोमेटा किसे कहते हैं, एस्टोमेटा क्या होता है। एस्टोमेटा बस पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र को एस्टोमेटा कहते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र को एस्टोमेटा कहते हैं। तो पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं। जिनका खुलना एवं बंद होना किसके हाथ में होता है, द्वार कोशिका के हाथ में होता है। किसके हाथों में होता है, द्वार कोशिका के हाथ में होता है। द्वार कोशिका चाहेगा बंद होगा, चाहेगा खुलेगा। तो एस्टोमेटा क्या होता है, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को एस्टोमेटा कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा। अब हम बनाते हैं एक खुला रंध्र, दूसरा बंद रंध्र, यानी खुला छिद्र, दूसरा बंद छिद्र। तो खुला छिद्र देखिए, ये जो होता है एस्टोमेटा, इसमें होता है पर्णहरित। क्या होता है, ये है पर्णहरित। क्या है, पर्णहरित। ये है द्वार कोशिका, ये बंद हो गया तो बंद रंध्र हो गया, बंद हो गया तो बंद रंध्र हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्द से। यदि आपको एस्टोमेटा के बारे में पूछे, ये लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक मारिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।